हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी। 9th क्लास का 11th चैप्टर है ये, वर्क एंड एनर्जी। तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट लेके चलते हैं हम वर्क। व्हाट इज़ वर्क? देखिए, सब ने सुना है हर रोज़ कि आज मैंने इतना काम कर लिया या मैंने आज ये काम किया है, ये वर्क किया है, ठीक है। बट साइंस में डिफरेंस होता है। साइंस में जो वर्क यूज़ करते हैं, वर्क निकालते हैं उसमें, और जो डेली लाइफ में वर्क यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन साइंस देखते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। तो देर इज़ ए डिफरेंस इन द वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज़ इट इन साइंस। जो साइंस में हम वर्क यूज करते हैं और डे टू डे लाइफ में वर्क यूज करते हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि साइंस में जो वर्क होता है वो क्या होता है, हाउ इज वर्क डिफाइन इन साइंस। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा है और इसके ऊपर अप फोर्स लग रहा है। कोई अप फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे इस साइड से लगा रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस हो गया यहाँ। ये यहाँ था पहले, इसने डिस्टेंस कवर की और ये यहाँ पहुँच गया। ऐसे इसने डिस्टेंस कवर की ऑब्जेक्ट ने। तो इसकी इन साइंस हम कैसे वर्क को यूज़ करेंगे। देखिए, वर्क टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है, एंड द डिस्प्लेसमेंट, जो उसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, उन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें तो वो ही वर्क होता है। वर्क इज इक्वल टू क्या निकल के आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स लगाया और जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू एफ अस। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, कोई डायरेक्शन नहीं लेते हम वर्क की, ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं, नो डायरेक्शन, ठीक है। अब यूनिट्स होते हैं कि जो टॉपिक है, जो कोई भी हम लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे वर्क, किसी भी अगर यूनिट निकाले, यूनिट का मतलब होता है कि उसको किस में हम मेजर करते हैं। तो 2 टाइप से यूनिट निकल के आती है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है, एक जो फॉर्मूला बनता है राइट हैंड साइड में, जो यूनिट है वो इसकी भी यूनिट होंगी वर्क की। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है जूल। जूल में हम वर्क को मेजर करते हैं। और राइट साइड में क्या है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की क्या होती है यूनिट, न्यूटन। न्यूटन में मेजर करते हैं फोर्स को, और एस को, डिस्टेंस को मीटर में, ठीक है। तो 2 यूनिट है वर्क की, जूल एंड न्यूटन मीटर। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स अप्लाई किया और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, दिस इज वर्क डन, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट है कि डिफाइन करें कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। 1 जूल, 1 जूल की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे मतलब वर्क डन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ 1 जूल कब होगा, 1 क्वांटिटी कब आती है, जब राइट हैंड साइड में सारी क्वांटिटी 1 हो जाए, मतलब सभी का प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब 1 जूल तब बनेगा जब फोर्स हम 1 न्यूटन लें और डिस्प्लेसमेंट हम 1 मीटर लें, ठीक है। देखिए क्या होता है, इफ एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन लगाए एंड डिस्टेंस 1 मीटर, देन वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर, या कहें कि 1 जूल होता है, ठीक है। दस the 1 joule is the amount of work done on the object when a force of 1 newton displace it by 1 meter along the line of action of a force। ये कह रहा है कि 1 जूल वर्क डन तभी होगा जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें तो वो 1 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करे वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 1 जूल वर्क हो जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने लिखा कि वर्क जीरो इफास जीरो, वर्क डन कब होता है, जब फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन हुआ ही नहीं, कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन जो है जीरो है, ठीक है। न्यूमेरिकल करवा रखे मैंने सारे टॉपिक वाइज। तो देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है 11.1 का, ठीक है। देखिए, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स ऑब्जेक्ट पे हम लगा रहे हैं, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर का। तो ये कह रहा है कि फोर्स कितना फोर्स लग रहा है डायरेक्शन में, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है। 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, वो यहाँ से यहाँ चलेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके, 2 मीटर। तो ये कह रहा है कि वर्क डन कितना किया ऑब्जेक्ट ने, कितना वर्क डन हुआ। तो देखिए, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट 2 मीटर, दोनों की मल्टीप्लाई की 10 न्यूटन मीटर कह सकते हैं, यूनिट तो दोनों ही, और 10 जूल भी कह सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान, डायरेक्ट दे रखे हैं इसमें। देखिए,
एक कंसेप्ट निकल के आता है कि पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं वर्क डन, क्या दोनों में डिफरेंस देखिए। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेस्ड डायरेक्शन इज सेम द वर्क डन इज पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ वर्क डन पॉजिटिव होता है। एंड जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट उसकी दूसरी साइड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ वर्क डन नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये लड़की कोई खिलौना है, उसको अपनी तरफ खींच रही, तो फोर्स कहाँ लगा रही है, इसी साइड लगा रही है। खिलौना किस साइड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये भी इसी साइड कर रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है। नेगेटिव कब होता है, देखिए बॉल को ऊपर फेंक दिया, एक टाइम ऐसा आता है कि बॉल एक बार रुकती पहले फिर नीचे आती है, तो यहाँ जो बॉल रुकी हुई है ऊपर जा रही है, ऐसे पहले ऊपर फेंका तो ऊपर गई थी बॉल, तो जो नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ के कारण लगता है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तभी तो ये रुक के नीचे आएगी कि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो अर्थ तो पहले भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, ये ऊपर जा रही है, तो दोनों की देखिए फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो वहाँ ये नेगेटिव फोर्स होता है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, किसकी, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, वहाँ नेगेटिव फोर्स होता है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, ऊपर की तरफ जा रही, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन हो। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव वर्क डन। देखिए 11.2 है न्यूमेरिकल, यहाँ मास दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखी 1.5 मीटर, और ग्राउंड ऊपर जा रहा है, अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कह रहा है कि वर्क डन कितना होगा। मास दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दी, वर्क डन निकालना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। अब फोर्स का भी एक फार्मूला होता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रही, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राउंड लगेगा, मतलब जी लगेगा, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो फोर्स की जगह रख दिया हमने जी, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एंड एस डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रख दी, मास दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी, जी की वैल्यू फिक्स ही होती है, वैसे तो 9.8 होती है, पर 10 कंसीडर कर लेते हैं न्यूमेरिकल में अगर नाद बोल ली हो तो। ठीक है, तो 10 ले लिया जी की जगह, 15 इंटू 10 इंटू 1.5 कितना आ गया, 225 जूल वर्क डन। मास दे रखा था, डिस्टेंस दे रखी थी, जी हमने यूज कर लिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का ही फार्मूला लगाया इसमें भी, और वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है देखिए एनर्जी का, कि एनर्जी क्या होती है। देखिए रियल लाइफ में ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि तुम्हारे पास तो बहुत एनर्जी है, तुमने ये काम कर लिया, तुमने इतना काम कर लिया, इतनी एनर्जी है, हम ऐसे यूज करते हैं वर्ड। तो एक्चुअल में जो एनर्जी होती है ना, वो किसी काम को करने की कैपेसिटी, या ऐसे कहें कि एबिलिटी ही होती है कि कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर, तो उतनी ही एनर्जी मतलब ज़्यादा है। तो एनर्जी के लिए हम कैपेसिटी वर्ड यूज करते हैं, भी तेरी कैपेसिटी ज़्यादा, तेरे पास एनर्जी ज़्यादा है। तो देखिए साइंस में क्या कैसे यूज करते हैं, डेफिनेशन में, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू दी वर्क, काम करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, वो ही एनर्जी होती है। ठीक है, तो वर्क से ही रिलेट कर रखा है, वर्क डन निकालेंगे एनर्जी ही निकलेगी, कि कितना वर्क किया उतनी एनर्जी उसके पास। अब यूनिट्स क्या होती है एनर्जी की, किस में मेजर करते हैं हम एनर्जी को, जूल में। देखिए वर्क है तो रिलेट वर्क से ही, वर्क निकालेंगे एनर्जी निकलेगा, तो जो वर्क की यूनिट है वो ही एनर्जी की यूनिट है, जूल में मेजर करते हैं वर्क को, और एनर्जी को भी जूल में ही मेजर करते हैं। देर आर मैनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत सारी फॉर्म होती है एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होती है, हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। इन नेचर में है ना बहुत सारी एनर्जी होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, बट एनर्जी कैन नॉट क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। ना एनर्जी को हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अगर एक फॉर्म की एनर्जी हमारे पास है, हमें सेकेंड वाली फॉर्म
की जरूरत पड़ गई चाहिए है तो फर्स्ट फॉर्म को ही सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ना कि सेकंड फॉर्म बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है, जिस फॉर्म में हमें जरूरत पड़ती है उसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल होती है तो कन्वर्ट कर लेते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, यहाँ जो 9th क्लास में दो ही एनर्जी बता रखे हैं, दो ही हैं आपके सिलेबस में, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पोज करता है, जो एनर्जी उसको मिलती है, जो उसके अंदर आ जाती है ड्यूरिंग मोशन, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए ऑब्जेक्ट अगर मोशन में नहीं होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, वो मोशन में है तो ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी को ले लेता है। ठीक है, देखिए कैसे, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस का, हर जो मोशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर्मूला है डायरेक्ट, एक बार वो समझिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। देखिए वेलोसिटी मतलब वो मोशन में है ऑब्जेक्ट, अगर वेलोसिटी ही जीरो है, मोशन में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये जीरो तो ये भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार प्रूफ देखते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए मोशन का जो चैप्टर डाल रखा है मैंने, उसमें थर्ड इक्वेशन बताई थी मैंने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2s इसके नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन अभी पढ़ा है हमने, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, एंड डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस ये है यहाँ पुटअप कर देते हैं वैल्यू, तो वर्क डन आ गया हमारा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन देखो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 को बाहर ले लिया, एम को बाहर ले लिया, यहाँ क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वर्क डन निकल के है वो क्या, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का देखिए इसको अलग अलग करके देखेंगे ना, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस ही क्या है, वर्क डन है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट फर्स्टली एट रेस्ट, मान लो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, बाद में उसने चलना स्टार्ट किया, तो जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो जीरो थी, यहाँ पुट करिए जीरो, तो वर्क डन क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। यही काइनेटिक एनर्जी है, यही वर्क डन है, दोनों इक्वल है। Thus the kinetic energy posed by the object of mass m and moving with a uniform velocity v is हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हुआ, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, डायरेक्ट पुट कर देंगे न्यूमेरिकल में, ये याद रखना है अभी। देखिए एग्जाम्पल है 11.3 का, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इतना मास ऑब्जेक्ट का, तो कह रहा है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई वो निकालनी। मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, डायरेक्ट पुट इन फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह एम की वैल्यू पुट कर दो, वी की जगह वी की पुट कर दो, 120 जूल। किस में मेजर करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, जूल में। एनर्जी कोई भी हो जूल में ही मेजर करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। देखो कि बहुत ही आसान जो न्यूमेरिकल था ये। नेक्स्ट एक और दे रखा है न्यूमेरिकल 11.4 का, ये कह रहा है कि वर्क डन टू व्हाट इज द वर्क डन टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। कितना वर्क डन होगा कि एक कार जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, पहले 30 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी थी, फिर 60 हो गई। ठीक है, और मास दे रखा है कार का ये। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी ये इतनी चेंज हो गई, फाइनल एंड मास दे रखा है, तो कितना वर्क डन किया कार ने ये पूछ रहा है। ठीक है, मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो फर्स्ट हम यूनिट्स देखते हैं, यूनिट जो है सेम ही होनी चाहिए, हर जो क्वांटिटी गिवन हो उसकी। यहाँ किलोग्राम दे रखा है, यहाँ किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, किलोमीटर तो ऊपर है, हावर नीचे है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, मिनट्स में। फिर एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। ये सेकंड लिख रखी मैंने यहाँ। ठीक है, 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया है।
फाइनल वेलोसिटी 60 दे रखी, ऐसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, हाफ हम वी स्क्र माइनस यू स्क्र, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज दे रखा है, दोनों ही दे रखी है वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और फिर मूव कर रहा है, फिर काइनेटिक एनर्जी पूछे तो ये यूज करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्ट, बट यहाँ इनिशियल भी है फाइनल वेलोसिटी भी, तो ये वाला यूज करेंगे। फाइनल की जगह फाइनल रख दिया, इनिशियल की जगह इनिशियल रख दिया और सबको सोल्व किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, दिस जूल। जूल में निकल के आएगा, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होते हैं, जूल। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, काइनेटिक हमने पढ़ ली कि मोशन के कारण ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो उसमें एनर्जी आती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब रीड करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप चेंज होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी आती है, उसको बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी। एक बार इसको पढ़ेंगे, आगे रीड करेंगे तो अच्छे से डेफिनेशन समझ आएगी कि क्या बताया गया, कैसे कॉन्फ़िगरेशन या शेप चेंज करते ही पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ऑब्जेक्ट में। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करेंगे। यहाँ ये कोई अर्थ है, ग्राउंड है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा था, इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, यहाँ पहुँच गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, h इधर फोर्स लगाया था और h डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए यहाँ था, यहाँ पोजीशन पहुँच गई ऑब्जेक्ट की, तो इसके अंदर कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई ऑब्जेक्ट के अंदर। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से ऊपर पोजीशन को चेंज कर दिया, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू राइज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें मिनिमम कितना फोर्स लगाएंगे हम, देखिए ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है mg लग रहा है, तो ऊपर की तरफ मिनिमम mg तो लगाएंगे ही लगाएंगे, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर ही नहीं जाएगा, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहेगी। तो mg से मिनिमम इतना फोर्स लगा के, इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, क्योंकि मिनिमम अर्थ का जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम कितना है, मास इंटू जी। जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी के कारण इतना फोर्स हो गया, तो मिनिमम इतना फोर्स तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन इट। कितनी एनर्जी गेन करता ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी में भी हमने स्टडी किया है, जितना वर्क डन किया, जितना वर्क डन करेगा उतनी ही एनर्जी गेन करेगा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा इसी ये टॉपिक, लेट दी वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी वर्क। ये कह रहा है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, देखिए ग्रेविटी के अगेंस्ट ही वर्क डन कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। तो ये कह रहा है कि कितना वर्क डन किया इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगाया टोटल mg, मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के लिए कौन सा फोर्स यूज करते हैं हम, mg, मास इंटू एक्सेलरेशन, g इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ गया ऊपर, h हाइट ली उसने, h डिस्प्लेसमेंट कवर की, h डिस्टेंस कवर की, ऐसे बोल सकते हैं। तो वर्क डन कितना हुआ, mg h। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोटेंशियल कितनी आई, mgh। देखिए h का फंडा है इसमें, हाइट, कितना हाइट ऊपर गया, अर्थ से कितना डिस्टेंस ऊपर गया, वो एनर्जी कितनी है, mgh। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सपोज करो अगर h 0 होता है, यहाँ अर्थ लिया है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ऊपर गया ही नहीं, उसने h जो है 0 डिस्टेंस ट्रेवल की, फोर्स थोड़ा लगाया मतलब ऊपर नहीं गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 पुट कर देंगे, मतलब हाइट उसने ली नहीं, h 0 है तो यहाँ 0 पुट करते ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0, मतलब हाइट 0 ऊपर गए नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो उसके अंदर आई नहीं, तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, 0। नेक्स्ट ये बता रखा है जो पोटेंशियल जो एनर्जी है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती, क्योंकि फॉर्मूला से ही पता चला है यहाँ कहीं पाथ का जिक्र है ही नहीं, पाथ इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल एनर्जी। किस पे डिपेंड कर रही है वो,
हाइट पे। ठीक है, देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के यहाँ जाता है, दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता कि यहाँ से गया या ऐसे घूम के गया था। ठीक है, इन बोथ केस पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ठीक है, डज नॉट पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 11.5 का, इसमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 10 किलोग्राम, हाइट दे रखी 6 मीटर अबोव द ग्राउंड। देखिए हाइट का फंडा है, ऊपर जाएगा उसके अंदर एनर्जी आएगी, कौन सी एनर्जी आएगी ऑब्जेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी। जी दे रखी 9.8, यहाँ पे हम 10 यूज नहीं करेंगे जी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ गिवन है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करें। यूनिट से पता चल रहा है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलेरेशन की, तो जी क्या एक्सेलेरेशन ही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास दे दिया, हाइट दे दी, जी दे दी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तीनों पुटअप करेंगे वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितने आ गई, 588 जूल। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है कंसेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बता रहा है कि जो एनर्जी होती है वो यूनिवर्स के अंदर कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, सिर्फ हम एक फॉर्म से चेंज करते रहते हैं। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, पर टोटल जो सम निकालेंगे ना वो कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, कहीं कभी एनर्जी ये उस फॉर्म में चली गई, ये उस फॉर्म में चली गई, बट ओवरऑल सम निकालेंगे तो एनर्जी कांस्टेंट होती है नेचर के अंदर, क्योंकि ना खत्म कर सकते ना बढ़ा सकते और। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल कैसे कन्वर्ट होती है। यहाँ से बॉल को ऊपर फेंक दिया तो बॉल एक बार मूव कर रही, फिर रुकेगी, फिर नीचे आएगी, तो रुक रही, यहाँ टोटल mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही है। काइनेटिक तो यहाँ रुकी हुई है, जब बॉल यहाँ एक बार ऊपर जाके ऐसे रुक गई तो मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो तो मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है। तो यहाँ जो बॉल है ऊपर हाईएस्ट हाइट पे, वहाँ सिर्फ उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। फिर बॉल ने क्या किया, नीचे आने के लिए चलना स्टार्ट करेगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तभी तो वो चल पाएगी, क्योंकि चलेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो जो यही एनर्जी थी पोटेंशियल, वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा नीचे गिर जाएगी, उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी, क्योंकि हाइट या क्या है, जीरो है नीचे, तो हाइट जीरो मतलब mgh ये जीरो है, मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यहाँ देखो जब हाईएस्ट हाइट पे थी तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक जीरो थी। जब वो नीचे तक आई उसके पास अब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल जीरो है। तो क्या हुआ, कन्वर्ट ही तो हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे कन्वर्ट करते रहते हैं, ऐसे कन्वर्ट होती रहती है, बट ओवरऑल जो सम करेंगे, यहाँ टोटल एनर्जी का सम किया, यहाँ किया, तो वो कांस्टेंट ही मिलेगी, उतनी ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पावर। नेक्स्ट टॉपिक है पावर। ऐसे सुना है कि ये तो इसने इतने टाइम में वर्क कर लिया, इसने तो बहुत फास्टली वर्क किया है, इसके पास तो बहुत पावर है। ऐसे रियल लाइफ में यूज करते हैं पावर को, तो सेम ही है। देखिए पावर ऑफ ए पर्सन और मशीन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट, कि कोई भी पर्सन या कोई भी मशीन जो काम कर रही कितने टाइम में कर रही, वो ही पावर है। कोई जल्दी कर रही है तो उसके पास मतलब ज़्यादा पावर है, फास्टली किया कोई भी वर्क। ठीक है, कोई धीरे धीरे करे मतलब वो कम पावरफुल है, कम पावर उसके पास, ये कह सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना वर्क किया कितने टाइम में, वो क्या है, पावर। ठीक है, तो पावर का फार्मूला हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट्स क्या होगी, वो वाट में मेजर करते हैं पावर को। ठीक है, या फिर एक यूनिट हम राइट हैंड साइड से भी लेते हैं, वर्क डन की क्या होती है, जूल, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकंड। कितने टाइम में कौन कितना फास्टली वर्क कर रहा है, उस वो मतलब ज़्यादा पावरफुल है। तो हम वर्क की करने की कैपेसिटी को टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं, कौन कितने टाइम में कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11.7 का एग्जाम्पल है। दो लड़कियां हैं जिनका वेट दोनों का सेम दे रखा है, फोर्स सेम दे रखा है।
ठीक है, 400 न्यूटन। और हाइट दे रखी, ऊपर कुछ चीज़ फेंक रही होंगी, 8 मीटर तक हाइट भी फेंक रही दोनों ही। बट जो ए है वो 20 सेकंड ले रही, बी है वो 50 सेकंड ले रही, टाइम अलग है। एक ऊपर फेंकने में कोई चीज़ 20 सेकंड ले रही, एक 50 सेकंड ले रही। तो ये कह रहा है कि किसकी पावर ज़्यादा है, कौन पावर ज़्यादा, किसकी पावर ज़्यादा निकल के आती है अगर टाइम अलग अलग ले रही, जबकि हाइट सेम है, फोर्स सेम है, सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम हाइट पे ही जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट के लिए स्टडी करते हैं। वेट दे रखा है 400 न्यूटन, हाइट दे रखी है 8 मीटर, फर्स्ट का टाइम दे रखा है 20 सेकंड, पावर है, पावर का फॉर्मूला निकल के आया क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या होता है, कोई जमीन से ऊपर फेंक रही तो कौन सी एनर्जी यूज करते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। तो mgh/t, m पुटअप किया, g पुटअप किया, h पुटअप किया एंड टाइम इज 20। g की देखो mg क्या होता है, ये फोर्स ही तो होता है, और फोर्स का ही डायरेक्ट दे रखा है तो पुटअप कर देंगे, h की पुट की, t की पुट की, ये इतनी वाट निकल के आई पावर। सेकंड के लिए ऐसे ही निकाली हमने, mg h t तीनों ही अवेलेबल हैं, पुटअप वैल्यू की ये निकल के आई। तो किसकी पावर ज़्यादा है, देखिए जिसने टाइम कम लिया, जिसने टाइम, इसने 20 लिया, इसने 50 लिया, जिसने कम टाइम में वो वर्क कर लिया मतलब उसकी पावर ज़्यादा, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो पावर एक्सपेंडेड गर्ल ए इज मोर, ज़्यादा पावर है किसकी, ए की। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए एक, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। एक दिन में एक इतने वाट का बल्ब 6 घंटे यूज किया जाता है। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे बाय द बल्ब। तो एक दिन में बल्ब के द्वारा कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया गया वो निकालना है। देखिए पावर का जिक्र आ गया, पावर दे रखी है, 6 वाट का बल्ब है, वाट यूनिट से ही पता चला कि पावर दे रखी है, तो पावर वाले फॉर्मूले पे पहुंच जाना सीधे। पावर क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, या वर्क को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो देखिए पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी निकालनी है हमें तो ये टाइम इधर चला जाएगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एनर्जी हो गई पावर इनटू टाइम। पावर दे रखी है देखो 60 वाट, वाट में दे रखी, किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हावर बड़ी यूनिट दे रखी है तो इसको भी बड़ा बना लो, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.06 किलोवाट। यहाँ पुटअप की वैल्यू टाइम की, 6 पुटअप की एनर्जी कितनी आ गई 0.36 यूनिट्स। एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब इज 0.36 यूनिट। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ गिवन होती हैं उसी डाटा से पता लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है न्यूमेरिकल के अंदर। पावर दे रखी है तो पावर वाला यूज करना, पावर वाले पे पहुंच जाओ कौन सी चीज़ की हमें जरूरत है। तो एनर्जी निकालनी थी, पावर इनटू टाइम, पुटअप कर दी वैल्यूज को और कितनी एनर्जी आ गई 0.36 यूनिट्स। ठीक है, देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इतने वाट का है, डेली यूज कितना डेली यूज हो रहा है 6 आवर का, तो एनर्जी उसने कंज्यूम की दिस। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि विच टाइप ऑफ एनर्जी इज रेडिएट बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो किस टाइप की एनर्जी रेडिएट करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि विच टाइप ऑफ एनर्जी इज रेडिएट बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, थैंक यू। अगर समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।